सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th सिंटैक्स पोर्शन के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 9A आपको दी है, यह पूरी एक्सरसाइज वर्ब पर आधारित है। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत ही सिंपल वे, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको निर्देश दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आ रहे वाक्यों को सही कीजिए। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वह बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर आपसे प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ माय फादर विल अप्रूव, यदि मेरे पिताजी मंजूरी देंगे, आई विल गो टू मुंबई, तो मैं मुंबई जाऊंगा। तो साथियों, हिंदी सेंस अगर आप सुनते हैं तो आपको दोनों वाक्यों के अंत में गा गी गे देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है, आप पढ़े होंगे कि गा गी गे होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसमें आप विल या शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप अभी सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ आप इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ेंगे। कोई आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से भी पढ़ा सकता है। तो इन्हें आप हिंदी से ज़्यादा ना समझें, इंग्लिश से समझेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो यह जो सेंटेंस है आपका, यह कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो यह फर्स्ट टाइप का है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इफ़ क्लॉज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होता है। किसमें बनाना होता है साथियों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव में आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप B5 का प्रयोग करते हैं। B5 का मतलब है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में S या ES। और नेगेटिव है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और B1 का प्रयोग करते हैं। आने वाले क्लॉज में आप फ्यूचर इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात विल या शैल। लेकिन एज अ कंडीशनल सेंटेंस में आपको सभी सब्जेक्ट के साथ विल ही देखने को मिलेगा। और आपको जो ध्यान रखना है कि जो इफ़ क्लॉज है, इसमें आपको गलती से विल या शैल का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है साथियों? विल या शैल का। तो यह पहली कंडीशन है आपकी। तो इसी पर यह सेंटेंस आधारित था। सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, सभी चीज़ों को मैं एक ही जगह पर क्लियर करा देता हूं कि इफ़ क्लॉज अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, किसमें दिया है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको ध्यान रखना है, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इंग्लिश का एक फंडा है, इसे हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है, LR जिसे कहते हैं। तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म में है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच को बदलते चले जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, जानते हैं ना। तो ऐसे ही आप बिल को यहाँ पास्ट फॉर्म में पहुँचा देंगे तो हो जाएगा बोर्ड। क्या हो जाएगा? बोर्ड हो जाएगा। कब ध्यान रखना है? जब आपका इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में आपको दिया है तो बिल का पास्ट फॉर्म आप क्या लिख देंगे? बोर्ड लिख देंगे। थर्ड कंडीशन क्या है सर? थर्ड कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि यदि इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में दिया है, यानी कि हेड के साथ आपको थर्ड फॉर्म दी है, तो आने वाले क्लॉज को आप वुड हैव, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में रखना होगा। तीनों चीज़ें क्लियर हुई।
पहली कंडीशन क्या है, इफ़ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे और आने वाले क्लॉज को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में। सेकंड कंडीशन क्या थी, पहले क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और अगले को आप वुड के साथ B1 में यूज करेंगे। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिया है तो वुड हैव, शुड हैव या कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखें आपको यहाँ बिल दिया है तो इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो मैंने आपसे कहा बिल आप हटा देंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, अप्रूव में एस लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, अप्रूव्स। तो आंसर होगा इफ़ माई फादर अप्रूव्स कॉमा आई विल गो टू मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 टाइम्स 5 आर 25। 5 का गुणा अगर आप 5 बार करते हो तो 25 आंसर होता है। तो साथियों, जब आप मैथ की कैलकुलेशन की बात करें या फिर आप किसी अमाउंट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, अगर यह फिक्स है, निर्धारित है, तो इन्हें आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो क्या लिख देंगे आप, एज। और एक वर्ड आप सुन लीजिएगा, टाइम। अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। जब आप टाइम्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है टू चेंज या फिर मल्टीप्लिकेशन। या तो इसका मल्टीप्लिकेशन अर्थ निकलेगा टाइम्स का या फिर निकलेगा टू चेंज। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा 5 टाइम्स 5, तो यहाँ इसका मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। या फिर आपने देखा होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या है, टाइम्स का यहाँ टू चेंज यानी कि परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी कॉन्सेप्ट बहुत दमदार है आपके एग्जाम की दृष्टि से। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। तो साथियों, बिफोर एक प्रीपोजिशन की तरह भी कार्य करता है और कंजंक्शन की तरह भी। जब यह कंजंक्शन की तरह कार्य करे तो पहला क्लॉज आप परफेक्ट में रखेंगे। अब इसे आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो आप लिखेंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और बाद वाले को आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म और नेगेटिव है तो आप डेड के साथ B1। ठीक है, अब ऐसे ही इसके जस्ट अपोजिट एक और वर्ड है आफ्टर। यह उल्टा हो जाता है, आप पहले को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और बाद वाले को हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बिफोर से पहले वाला जो क्लॉज है वह आपका परफेक्ट में बनेगा और बाद वाला इंडेफिनिट में। ठीक है, आफ्टर वाले में ध्यान रखना है, पहला वाला इंडेफिनिट में बनेगा और बाद वाला हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो क्या गलती है सर, बताइए। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट, आगे क्या लिख देंगे, हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। शी हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। वह अंतिम रात 8 घंटे तक सो चुकी है। हिंदी में तो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन टाइम एंड टेंस पर आधारित है। तो साथियों, जब भी आपको लास्ट देखने को मिले, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, ठीक है, या फिर आपको देखने को मिले एगो, जैसे कि 5 मिनट्स एगो, 2 ईयर्स एगो, 2 आवर्स एगो, 2 डेज एगो, ठीक है, या फिर आपको देखने को मिले यस्टरडे। क्या देखने को मिले, यस्टरडे। ठीक है, तो आपको ये जो सेंटेंसेज के कीवर्ड हैं, अगर ये देखने को मिलें तो ये हमेशा रिसेंटली टाइम को शो करते हैं, और रिसेंटली टाइम को शो करेंगे तो इसे आप बनाएंगे पास्ट में, और पास्ट के किस में, इंडेफिनिट में। अब अफर्मेटिव है तो सर सेकंड फॉर्म लिखिए, नेगेटिव है तो डिड के साथ नॉट, और नॉट के साथ आप लिख देंगे B1। क्या लिख देंगे, B1। अगर इंट्रोगेटिव है तो डिड लिखिए और B1। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड के साथ नॉट और B1, इंट्रोगेटिव में डिड और उसके साथ B1। बात क्लियर है। कब, जब लास्ट, एगो, यस्टरडे देखने को मिले। हिंदी में तो आपको चुका, चुकी, चुके हैं या था देखने को मिलेगा, इससे परेशान नहीं होना है। तो
अब देखें लास्ट नाइट इसमें आया है तो हैज नहीं बल्कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो क्या लिख देंगे, सी स्लेप्ट। स्लीप का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ गॉन लखनऊ यस्टरडे। वह कल लखनऊ जा चुका है। तो हिंदी में तो बिल्कुल सही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे कि सर वह कल लखनऊ जा चुका था। सही है? नहीं, हिंदी से बिल्कुल गलत है। यस्टरडे आया है, रिसेंटली टाइम को शो कर रहा है, इसीलिए आपको करना क्या है, पहले तो आप हैज हटाएंगे, अब यहाँ गो का सेकंड फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, वेंट, क्योंकि अफर्मेटिव है। क्या आंसर होगा, ही वेंट लखनऊ यस्टरडे। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे इसका आंसर सेंड करेंगे। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपीज आर नॉट अ बिग सम दीज डेज। 100 रुपये इन दिनों एक बड़ी रकम नहीं है। तो साथियों एक फिक्स अमाउंट की बात कर रहा है, तो यह सिंगुलर है और सिंगुलर की तरह आप इसे ट्रीट करेंगे तो आर की जगह पर क्या लिख देंगे, एज। अगला क्वेश्चन, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। तो वही कॉन्सेप्ट है, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो क्या करेंगे आप, बिफोर आया है तो आपको लिखना होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आई हैव हर्ड द न्यूज एन आवर एगो। मैं 1 घंटे पहले खबर सुन चुका हूँ। तो यहाँ भी आप देखें एगो आपको देखने को मिला है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, हैव हटा देंगे और हियर का सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है। तो आई हर्ड द न्यूज एन आवर एगो। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। यानी जब से उसने हमें छोड़ा है वह बीमार है। तो साथियों सिंस जब एक कंजंक्शन की तरह यूज हो तो पहला जो क्लॉज है वह प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, अर्थात एक वचन के साथ हैज के साथ थर्ड फॉर्म और बहुवचन के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और अगला क्लोज आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशंस मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। सिंस से पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंस के बाद वाला जो क्लॉज है वह आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो बताइए क्या गलती है इसमें कि सिंस से पहले इसे आप किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो एज आपका हट जाएगा, क्या लिखेंगे आप, हैज, क्योंकि ही हैज। अब एज बी वर्ब है साथियों, क्या है, बी वर्ब। तो प्रेजेंट में अगर देखें तो एज एम आर निकलता है, पास्ट में वॉज या वर निकलता है, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन। फोर्थ फॉर्म की बात करें तो साथियों इसका होता है बीइंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। अब ये मत कहना कि सर आईएनजी क्यों नहीं लगा है, क्योंकि इल एक एडजेक्टिव है तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, और वैसे भी हमें परफेक्ट बनाना था तो वहाँ बी का थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया बीन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैनी अ मैन हैव डन सो। यानी कि यहाँ मैनी कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैनी अगर आपको देखने को मिले तो आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, किसके साथ में, मैनी के साथ में। जैसे मैनी बॉयज़ हैव वॉन द मैच, बहुत से लड़के मैच जीत चुके हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैनी और मैनी के साथ आपको देखने को मिले ए या एन, ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब होता है बहुत से लड़कों में से एक, बहुत से लड़कों में से एक। कब, मैनी ए या एन के बाद में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो क्या गलती है सर इसमें,
मैनी ए आया है, मैन बिल्कुल सही है। अगर MEN होता तो उसे हम MEN में लिख देते। जब सिंगुलर हुआ तो आपको हैव नहीं बल्कि किसका यूज करना है, हैज का। बात तो क्लियर हो रही है ना। तो मैनी अ मैन हैज डन सो। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। मैंने लिखा मैनी अ बॉयस, मैनी अ बॉयस आर प्लेइंग देयर, प्लेइंग देयर। ठीक है, इसका आंसर आप बताइए। मैनी अ बॉयज आर प्लेइंग देयर। अगला क्वेश्चन है द पुअर इज माइजरेबल, यानी कि गरीब दयनीय हैं। तो साथियों एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वर्ब दी है तो इससे पहले आपको चाहिए सब्जेक्टिव केस। क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्ट आप जानते हैं या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। अगर वो नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वो नाउन इक्विवेलेंट होगा। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, जो नाउन तो नहीं होता है लेकिन नाउन की तरह फंक्शन करे वह नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो यही बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि पुअर देखा जाए तो एडजेक्टिव है, ये तो नहीं बन सकता था आपका सब्जेक्ट क्योंकि ये वर्ब है। लेकिन जैसे ही आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा देते हैं तो यह पूरी जो जाति है उस पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। और जब रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है द पुअर तो गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द लैम, ठीक है, विकलांग लोग जो होते हैं पैर से, अपाहिज, और द इंटेलिजेंट सभी होशियार। ठीक है, तो यह प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल। और प्लूरल होता है तो आपको चाहिए क्या, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो द पुअर यानी कि गरीब लोग हैं, तो लोग आप जानते हैं पीपल प्लूरल होता है, तो यहाँ एज नहीं बल्कि क्या लिखेंगे आप, आर। क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2023 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आप देखें, सही करके बताएंगे क्या मुझे। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वैसे तो बड़ा क्वेश्चन है वो। रिच हेट्स पुअर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आपके लिए आसानी से, द रिच हेट्स द पुअर। ठीक है, मैंने और आसान बना दिया, आप बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर देयर, यानी सोहन के साथ ही साथ उसके मित्र भी वहाँ थे। तो यहाँ जो एज वेल एज है एक प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, एज वेल एज हो गया, विद हो गया, टू विदाउट हो गया, ऑफ हो गया। तो आपको सब्जेक्ट आपका है सोहन, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है तो वर्क किसके पास गए, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगानी होगी, तो क्या हो जाएगा, वॉच। तो आप ध्यान रखें एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्टिव केस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा। तो सोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ही और आई इज गुल्टी, यानी कि वह या मैं अपराधी हूँ। तो साथियों और के नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि द नियरेस्ट सब्जेक्ट जो नॉर और के पास हो, नॉर के पास हो, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखें और के पास में को है आई, आई के अकॉर्डिंग इज नहीं बल्कि क्या लगाएंगे आप, एम लगाएंगे। तो क्या होगा, ही और आई एम गुल्टी। अगला क्वेश्चन, ये भी 2018 के समथिंग पूछा गया है आपसे। एवरी बुक एंड एवरी पेन वर लॉस्ट, प्रत्येक किताब और प्रत्येक पेन खो गए। तो साथियों अगर मैं बात करूं, आपको ईच के साथ या एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लिखना होता है। कैसा नाउन लिखना होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर ही आप हेल्पिंग वर्ब की यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। चाहे वो कितने भी दे दे, ईच दे दे, एंड से जोड़ दे, एवरी से दे दे। ठीक है, जैसे कि एवरी बुक है एंड एवरी पेन है, ये टोटल एक ही बनाते हैं सभी को। जब एक ही बनाते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी। तो यहाँ वर नहीं बल्कि आप क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, द हॉर्स एंड कैरिएज आर वेटिंग, यानी कि घोड़ा गाड़ी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ जैसे कि आपका हॉर्स एंड कैरिएज हो गया पेयर में,
करी एंड राइस हो गया, एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो ये सभी सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, और सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, एज। द हॉर्स एंड कैरिएज एज वेटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईदर राम और सोहन हैव स्टोलन योर बुक। तो मैंने क्या कहा सर आपसे अभी, और के नज़दीक कौन है, सोहन। सोहन सिंगुलर है तो हैव नहीं बल्कि आप क्या लिख देंगे, हैज लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। अब साथियों यहाँ ये मत सोचना कि आप सर यस्टरडे दिया, नहीं, टाइम भी दिया है, यानी कि टाइम है और उससे पहले सिंस अपने आप में एक प्रीपोजिशन की तरह है। सिंस और फोर आप पढ़े हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसे रखेंगे तो आप यहाँ वॉज का तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं, तो आप प्रेजेंट में माने अभी रिसेंटली, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। आपको लगे कि कल से था, रिसेंटली ज़्यादा ले जाना चाहते हैं तो आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं, द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। वैसे हैज बीन ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, और बहुत सी जगह पर ये कर दिया गया है उन लोगों ने कि यहाँ से सेंस ही हटा दिया है। साथियों एक बात ध्यान रखें, आप टाइम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, टाइम से ही टेंस है। मैं टाइम एंड टेंस पढ़ाऊँगा तो आपको समझाऊँगा कि होता क्या है आखिरकार मसला। अगला क्वेश्चन है, द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस। यानी मैनेजर और सेक्रेटरी सचिव दफ्तर में हैं। तो साथियों एंड से पहले एक नाउन आपका दिया है और एंड के बाद भी आपको एक नाउन सेकंड दिया है। अगर केवल एक से ही पहले कोई भी डिटर्मिनर लगा है, जैसे कि आर्टिकल द हो गया, ए एन हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गए जैसे कि माई, योर, ठीक है, अवर, देयर, तो ये टोटल एक ही की ओर संकेत करते हैं और एक ही की तरह संकेत करेंगे तो ये सिंगुलर होंगे। जब सिंगुलर ही नाउन हो जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगानी है, सिंगुलर। अगर एंड से जुड़े हैं, अगर दोनों से पहले अगर दा लगा है तो फिर वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और एक ही से पहले लगा है तो फिर वो दोनों पोस्टों पर है लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आर्टिकल दा हो गया तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों मिलकर ही एक हैं, जो मैनेजर है वही सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी है वही मैनेजर है, तो एक ही है तो आप क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अगला लिखिए, ही हैज़ कम हियर इन द मॉर्निंग। यानी कि वह सुबह में यहाँ आ चुका है, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा तो आप लिखेंगे ही कैम हियर, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा कम का, केम हियर, ठीक है, इन द मॉर्निंग। अगला देखिए, इट इज़ ही हु डन इट। अब साथियों देखा जाए यह तो अपने आप में सही है क्योंकि सब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही लिखा है लिंकिंग वर्ब के बाद में। अब हु के बाद यही इसका एंटीसीडेंट है, तो आगे आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इसी के अकॉर्डिंग लगानी होगी। तो साथियों देखा जाए तो डन आप अपने आप में थर्ड फॉर्म है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ ही, या वही तो है, हु डिड इट, या तो आप सेकंड फॉर्म लिख दें डू का डिड फॉर्म, ठीक है, या तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं इट इज़ ही, या वही तो है, हु हैज़ डन इट, हु हैज़ डन इट, जिसने उसे कर चुका है। तो आपको जो भी सूटेबल लगे, वैसे हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है साथियों, ये तो बहुत ईजी है, तो आप जानते हैं WH वर्ड के बाद में ही हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, तो आर यहाँ नहीं बल्कि यहाँ हो जाएगा, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। द बॉक्स ऑन द टेबल इज माइन। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गलती है सर, तो इधर से आप जाएंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों ऑन प्रीपोजिशन हुआ, क्या हुआ, ये एक प्रेप हुआ और प्रेप के बाद में ये लिखा हुआ है टेबल, यह इसका ऑब्जेक्टिव केस है जिसे एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो एज सब्जेक्ट के नाम पर गई, द बुक्स के पास में, और द बुक्स प्लूरल है तो यहाँ एज नहीं बल्कि क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अगला क्वेश्चन, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज़ कम। अभी मैंने बताया नॉर हो और हो, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जाएगी, तो हैज़ नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ यू विल कम आई विल हेल्प यू। तो साथियों जो फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट है आपका, मैंने बताया कि इफ़ क्लॉज को आपको इधर देखें तो आपको क्या दिया है,
फ्यूचर इंडेफिनिट तो यहाँ आप विल का यूज नहीं करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो कम बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू कम कॉमा आई शैल हेल्प यू, यदि तुम आओगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। अगला क्वेश्चन, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैव कम, अभी मैंने बताया एज वेल एज, तो इससे पहले सब्जेक्ट है आपका ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ आई वॉज यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो साथ ही एक छोटी सी कंडीशन यहाँ थोड़ी सी आप याद रखें, वैसे कंजंक्शन टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इफ़ हो गया, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, इफ़ हो गया, एज इफ़ हो गया, ठीक है, एज दो हो गया, एज दो, ठीक है, एज दो हो गया, ओ दैट हो गया, वुड दैट हो गया, आई विश हो गया, क्या हो गया, आई विश। ये सभी इमेजिनरी सेंटेंस हैं, यानी कि काल्पनिक सेंटेंस। इनके बाद में चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ आपको वर का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, वर का यूज करना होता है। किसके साथ, इफ़ के साथ, एज इफ़ के साथ, एज दो के साथ, आई विश के साथ, ओ दैट के साथ, वुड दैट के साथ। ठीक है, तो क्या गलती है सर इसमें, इफ़ आई वॉज यू, तो वॉज नहीं बल्कि सर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। अब आप कहें तो 2023 का एक मैं क्वेश्चन आपके सामने गुनगुना दूं। देखिए क्वेश्चन है आपका, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग। क्या गलती है इसमें, कमेंट में मुझे बताइएगा। 2023 में पूछा है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, और आप ये मत कहना कि सर बोल्ड, बिल्कुल सही है क्योंकि ये पास्ट में है तो ये बिल्कुल सही लिखा है आपका। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन यू आर गोइंग टू लीव स्कूल, ये भी बहुत ईजी है क्योंकि व्हेन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। विल यू गो टू आगरा यस्टरडे, क्या आप कल आगरा गए, तो यहाँ रिसेंटली टाइम है आपका क्या है, यस्टरडे। तो मैंने आपको क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो आप विल नहीं बल्कि क्या लगाना होगा आपको, डेड, क्या लगाना होगा, डेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैज कम टू हियर यस्टरडे, तो फिर से यस्टरडे आ गया, हैज आप हटाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो कम का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे क्या, केम। ठीक है, ही केम हियर यस्टरडे। अगला है, काइंडली टेल मी, कृपया मुझे बताइए, वेयर कैन आई मीट हिम, मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ। तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है साथियों। यह जो वेयर है एक एडवर्ब कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, और जब एडवर्ब कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है तो यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, वेयर, इसके बाद सब्जेक्टिव केस, तो आई कैन मीट हिम। ठीक है, और फुल स्टॉप। अब आपको ऐसे समझ में ना आए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, उसमें आप देखें तो वेयर के बाद में जब आप क्लॉज बनाते हैं अगले तो वो असर्टिव लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वी हैव रिटन द लेटर लास्ट इवनिंग, यहाँ भी आपको क्या दिया है, लास्ट दिया है, तो आपको यहाँ हैव नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो राइट का सेकंड फॉर्म लिख देंगे रॉट, क्या लिख देंगे, रॉट। रिटन का थर्ड फॉर्म आपसे मिस स्पेल्ड में एयरफोर्स 2022 में पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा, वी रॉट द लेटर लास्ट इवनिंग। अगला क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, तो आप वही ये देखें कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, तो कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, डिड हटाएंगे, सब्जेक्ट चाहिए आपको असर्टिव सेंटेंस में, लिव का सेकंड फॉर्म लिख देंगे लिव्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसे भी आप रख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज आर वेरी पुअर, यानी कि गाँव में रह रहे लोगों की दशा बहुत गरीब है, यानी कि दयनीय है। तो साथियों मैंने आपको बताया कि द विलेज, आप कहेंगे कि सर एच आएगा, नहीं, ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इससे वर्ब को कोई लेना देना नहीं है। अब देखा जाए प्यूपल भी आपका यहाँ देखा जाए तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसका भी वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं है। द कंडीशन अपने आप में सिंगुलर नाउन है, तो आप सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, एच। कितना भी बड़ा सेंटेंस दे दे आप ऐसे तोड़ के बनाइएगा। देखो बलिसक आपको दिया है, द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिस ईयर
आर स्मॉल। तो आप इससे ही देख के चलिए, यहाँ लिखा है ना एट, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो कुछ भी लगा है ये ऑब्जेक्ट हुआ इसका, इससे एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप देखें ऑफ, ऑफ की बात करें ये भी प्रपोजिशन है, तो फेलियर्स अपने आप में क्या हुआ इसका ऑब्जेक्ट हुआ ना, ऑब्जेक्ट हुआ तो इसे भी एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। परसेंटेज अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे आप, एज लगा देंगे, कहानी खत्म। आगे देखिए, राम टोल्ड सीता दैट सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब आप कहेंगे सर मैंने आपको बताया लेफ़्ट टू राइट हम पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, तो इसे भी आप पास्ट में ले जाएंगे तो एज नहीं बल्कि क्या लगाएंगे आप, वॉच। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ही केम बिफोर आई रीच्ड, तो मैंने क्या कहा आपसे कि बिफोर वाले पहले क्लॉज में आप परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिख देंगे आप, ही हैड कम, ही हैड कम, और आगे आप जोड़ दीजिएगा बिफोर आई रीच्ड। अगला, आई डू नॉट नो हु आर यू, यही भी आप देखें तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आप पहले क्या लिखेंगे, यू, यू के बाद आप क्या लिख देंगे, आर। ठीक है, फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हु आर यू, तुम कौन हो। अगला देखिए, 2 and 2 मेक्स 4, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। बहुत से लोग दुविधा में हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अब कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो 2 and 2 बिल्कुल, जब आप कैलकुलेशन करेंगे 2 और 2 जोड़ेंगे तो बिल्कुल एक निर्धारित आंसर सभी लोगों का 4 आएगा, चाहे आप इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे श्रीलंका में, या ऑस्ट्रेलिया में, या अमेरिका में, कहीं भी जोड़ें तो यही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन कोई टीचर आप जैसे पढ़ रहे हैं अगर वो बात करता है तो आप कह सकते हैं कि सर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि हर सेंटेंस में एरर नहीं हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि करेक्ट करने के लिए दिया है तो आप मेक लिख सकते हैं, लेकिन वैसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आंसर यही है। मैनी अ बॉयज़ हैव रन अवे फ्रॉम द क्लास, तो साथियों ये मैंने आपको बताया कि मैनी ए, तो सिंगुलर नाउन चाहिए तो आप पहले तो बॉय लिखेंगे, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आप लिख देंगे हैज। मैनी अ बॉय हैज रन अवे फ्रॉम द क्लास। क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक। अब साथियों देखा जाए तो यानी कि स्कूल जो है 1 सप्ताह तक बंद रहेगा, तो यहाँ देखा जाए रिमेन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ क्लोज आप लिख नहीं सकते हैं। क्लोज अगर आप लिखेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा नज़दीक, लेकिन इसे पास्ट पार्टिसिपल की तरह लिखना होगा, आप लिखेंगे क्लोज्ड। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, क्यों, यह पास्ट पार्टिसिपल की तरह कार्य कर रहा है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, नीदर यू नॉर ही आर टू ब्लेम, तो वही बात हुई, नॉर के नियरेस्ट देखिए ही है तो ही के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, एज हो जाएगा। आ रहा है ना आनंद। अगला देखिए, द शो एंडेड बिफोर आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, बेटे काम खराब हो गया, तो बिफोर से पहले आपको परफेक्ट में लेना है तो क्या लिख देंगे आप, हैड लिख देंगे। ठीक है, द शो हैड एंडेड बिफोर आई रीच्ड द सिनेमा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ माई ब्रदर हैव मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ, तो साथियों ईच ऑफ हो गया, एवरी ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, इनके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, बोलो क्या लगाएंगे, बोलो हैज। बोलते नहीं हैं यार आप लोग, क्योंकि आपको वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये देखा जाए तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई हैव रिटर्न द लेटर लास्ट इवनिंग, क्या देखने को मिला आपको, लास्ट, लास्ट देखने को मिला, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट। अगला देखिए, आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही कम हियर, तो यही भी आपका एक इनडायरेक्ट की तरह आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो असर्टिव में बनेगा तो आपको क्या लिखना होगा, आई आस्क्ड हिम हाउ ही केम, कम का क्या हो जाएगा, केम, देयर और फुल स्टॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, यानी कि उसके साथ साथ आप भी निर्दोष हो, तो एज वेल एज आ जाए तो आप ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या लिख देंगे आप, यहाँ एज लिख देंगे। अगला देखिए, आई हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर यस्टरडे, इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कीजिए, बहुत हो चुका, यस्टरडे आ चुका है इसमें भी। अगला, नीदर ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव स्टोलन योर पेन, तो इसमें क्या बताया आपको, ऑफ प्रपोजिशन है, दीज चिल्ड्रन क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ बताओ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ, नीदर बचा, नीदर का मतलब होता है 0 सन्नाटा, कोई नहीं कोई नहीं, तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बोलो क्या लिख देंगे, एज लिख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ आई वर हिम आई शुड नॉट गो,
तो इसकी अगर मैं बात करूं साथियों, वर यहाँ आया है, बिल्कुल सही है, आपने कहा सर एज इफ के साथ, लेकिन इसके बाद बी वर्ब है, और बी वर्ब जब अपने आप में लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करे तो सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे आप? ही। इफ आई वर ही, यदि मैं वह होता तो आई शुड नहीं बल्कि आप क्या लगाएंगे यहाँ? वुड लगा देंगे। वुड ही आपको बताया गया है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।